विभा क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 10वीं की हिंदी क्षितिज में जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित आत्मकथा का अध्ययन करेंगे। क्योंकि जयशंकर प्रसाद जाने माने साहित्यकार हैं तो इनके जीवनी के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी आवश्यक है। इनका जन्म 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हो गई। ये बहुत कम समय तक जीवित रहे। मुश्किल से 47-48 साल की उम्र रही होगी और उनका निधन हो गया। बचपन से ही इनका जीवन संघर्षों का रहा, संकटों का रहा, विपदाओं का जीवन रहा। और ये जब बहुत छोटे थे तभी इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। कुछ समय बाद इनकी माता का भी स्वर्गवास हो गया। इतनी घोर विपत्तियों ने इनके अंतरात्मा को बिल्कुल झकझोर दिया। बड़े भाई ने इनके पढ़ाई का जिम्मेदारी ली, लेकिन कुछ साल बाद से बड़े भाई का भी स्वर्गवास हो गया। इनके ऊपर घोर आपत्ति आ गई। ये बनारस के क्वींस कॉलेज में पढ़ना चाहते थे, लेकिन वह भी संभव न हो सका। अब जयशंकर प्रसाद की पढ़ाई 8वीं तक ही हो सकी। घर पे ही रह के उन्होंने संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। घोर आफत विपत्ति सहने के बावजूद भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद ने आकाशदीप, इंद्रजाल आदि जैसे कहानी, कंकाल, तितली, इरावती जैसे उपन्यास और चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव, सामनी जैसे नाटक तथा काव्य कृतियां इनकी चित्राधार, झरना, कानन कुसुम, आंसू, लहर और कामायनी की रचना करके हिंदी साहित्य में अपना प्रमुख स्थान बना लिया। ये छायावादी कवि के प्रवर्तक माने जाते हैं। कामायनी तो इनकी बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है। इस पर इनको मंगल प्रसाद पारितोषिक मिला। ये आत्मकथा जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके पीछे भी एक कहानी है। मुंशी प्रेमचंद उस समय हंस पत्रिका का संपादन करते थे, तो ऐसा कहा गया कि जितने जाने माने कवि हैं वो अपनी आत्मकथा लिख कर दें, इस हंस पत्रिका में प्रकाशित किया जाएगा। तो सोचे कि मैं लिखूं तो क्या लिखूं, क्या मेरे जीवन में गौरव गाथा है, क्या मेरे जीवन की महानता है कि मैं लिखूं जिससे लोग खुश हैं, जिससे लोग कुछ सबक लें। तो ये आत्मकथा लिखिए। आत्मकथा और आत्मकथा में अंतर होता है। आत्मकथा उसे कहा जाता है कि जो अपनी कथा, कहानी, अपनी कहानी लिखे, और आत्मकथा अंतरात्मा का कथ्य कहना, अपने मन का कथ्य कहना, अंतरात्मा की सुनना, एक तरह से कह सकते हैं। तो ये हुआ आत्मकथा और आत्मकथा में अंतर। ये आत्मकथा नहीं है, आत्मकथा है। तो चलिए अध्ययन करते हैं इसका। मतलब गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी वह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। देखिए इनमें अंतर, वेदना स्पष्ट होती है। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मधुप भौरा, मन रूपी भौरा, प्रसाद का जो मन है, मन रूपी भौरा है, वो कौन कहानी, न जाने कौन सी कहानी गुनगुना के अपने कह जाता है। जीवन की जो हरियाली थी, जो पत्तियां थी, जीवन में जो सुख का समय था, वो सब सूख गया है। मन में कोई भावना रहा नहीं, सब भावना की पत्तियां मुरझा कर गिर गई। जीवन रूपी पत्तियां भी सूख सूख के, मुरझा के नीचे गिर रही हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। इस गंभीर अनंत नीलिमा, इस गंभीर मतलब गहराई लिए हुए रहस्यपूर्ण, इस रहस्यपूर्ण नीलिमा में, अनंत जिसका अंत न हो, उस नीलिमा में मतलब पूरे ब्रह्मांड में असंख्य अनगिनत इतिहास भरे पड़े हुए हैं, जिसमें कि बहुत महान से लोगों के इतिहास हैं, गौरव गाथाएं हैं। ऐसा लग रहा है कि सब अपना लिख के अपना मजाक ही बना रहे हैं, क्योंकि महान लोगों की जो जीवन गाथाएं, जो आत्मकथाएं हैं, लिखी गई हैं, उसका कौन अनुसरण कर रहा है, कौन उस पर चल रहा है, बल्कि उसका मजाक ही उड़ाया जा रहा है। तो यह लोग करते रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। ये लोग अपना व्यंग ही करते हैं अपना जीवन इतिहास लिख के। तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। इतना होने के बावजूद भी तुम कह रहे हो कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं,
अपनी की व्यक्तिगत जीवन की कथा लिखूं तो उसमें कुछ मिलेगा नहीं। अभाव है, संघर्ष है और संकट है, दुर्दशा है, व्यथित मन है। तो इसके सब जानने के बावजूद भी जहाँ इतने महान महान लोगों की गौरव गाथाएं लिखी गई, उनका उपहास हुआ, तो मैं अपने मन की कमजोरी, अपने जीवन की व्यक्तिगत कथाएं लिखकर, दुर्बलताएं, व्यथा, करुणा लिख दूं तो क्या इससे तुमको सुख मिलेगा? क्या यह पढ़कर तुम प्रसन्न हो जाओगे? जब मैं देखोगे कि मेरा जीवन रूपी गागर, मेरा हृदय रूपी गागर बिल्कुल खाली है, सन्नाटा है, उसमें कहीं कुछ भाव हरितमा है ही नहीं, तो जब मैं ये अपने आत्मकथा लिखूंगा तो क्या तुम ये सुनकर खुश होगे? अब इसका अर्थ देख लीजिए। मधु मतलब भौरा, गुनगुनाना मतलब भौरे का स्वर जो गुनगुनाता है। घनी मतलब अधिकता की मात्रा में, काफी ज्यादा मात्रा में। नीलिमा मतलब नीला आकाश, नीलिमा नीला लिए हुए। असंख्य मतलब जिसकी गिनती न हो, असंख्य, अनगिनत। व्यंगमलिन उपहास, निंदा, खराब ढंग से। उपहास मतलब मजाक, दुर्बलता मतलब कमजोरी। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाली, अपने को समझो मेरा रस ले अपने भरने वाले। कहीं ऐसा न हो कि जब मैं अपनी आत्मकथा लिखूं और उसको पढ़ो तो मेरी आत्मकथा में जो भी दुर्बलता, कमी, आभा, निराशा वो सब है, वो सब पढ़ के तुम खुद अपने आप को अपराधी समझने लगो। मेरी दर्द, वेदना, पीड़ा सब बाहर सबके सामने आ जाएगी। जो मेरे मन के तह में छिपी है वो जब बाहर आ जाएगी तो तुम कहीं अपना को अपराधी मत समझने लगो, अपराध बोध मत करने लगो। अपने को समझो मेरा रस ले भरने वाले, कि मेरे जीवन में जो कुछ भी था उसको बाहर उजागर हो गया और मेरा कहा पूरा हो गया। तो मेरा रस ले भरने वाले, मैं कि ऐसा न हो कि तुम इसका अपराध अपने ऊपर ले, अपराध बोध से ग्रस्त हो जाओ। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। यानी सीधा साधा जीवन का, अपने जो जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो लिखकर मैं महान बन सकूं, तो मेरा जीवन आम इंसान जैसे सीधा साधा ही है। तो इस सरलतम हृदय का, इस सरलतम जीवन का गाथा गाकर मैं औरों को बतला सकूं। मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है। तो एक तरह से यह उपहास, यह विडंबना ही होगा, यह दुर्भाग्य ही होगा कि अपने सरल सादगी जीवन का वर्णन करके औरों को बतला दूं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्का के जो भाग गया। फिर आगे कहते हैं कि उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मेरे जीवन में जो कुछ सुख देने वाली कहानियां हैं, जो उज्जवल, जिसको कि कभी उज्ज्वल गाथा मानता है अपने जीवन के, जो दुख का तो क्षण बहुत जिया है के जीवन में, जो कुछ थोड़ा सा खुशी, थोड़ी सी प्रसन्नता उसको मिली, उज्ज्वलता भरी रातों में खिलखिलाकर हंसकर बातें करना और उसका आनंद लेना, उसको वो अभिव्यक्त कैसे करे। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। वह सुख भी तो उसका अपना नहीं हो सका, वह भी तो क्षणिक था। जो सपना देखा था कि सुख अपना बन रहा है, वो उसको बाहों में वो भरना चाहता था, उस परम आनंद को, वो भी मुस्का के उसके पास आते आते, उसके बाहों में आते आते ही वो तो भाग गई। तो सुख भी छल कर गया, भी हकीकत में नहीं बदल सका। आलिंगन में आते आते मुस्का के जो भाग गया, छलावा करके हमसे दूर चला गया। इसमें कठिन अर्थ विडंबना, धोखा, प्रवंचना ये भी धोखा हुआ। मुस्काकर मतलब मुस्कुराकर, आलिंगन मतलब बाहों में भरना, गाथा मतलब कथा, स्वप्न मतलब सपना। अगला देखिए, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागिनी उषा लेती थी निस्सुहाग मधुमाया में। जिनके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अरुण कपोलों मतलब लाल गाल, अपने प्रेयसी की लाल लाल गालों की सुंदर छाया में जो आनंद था, और जिनके साथ उषा होती थी, उषा का रंग भी, उषा की लालिमा भी मेरी प्रेयसी की गालों के जैसे ही थी, उसी से ली हुई थी। और उसके मतवाली सुंदर छाया में सुबह होती थी। उसकी स्मृतिपात हे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी उस कंथा की।
उस प्रेयसी की यादें ही, स्मृति ही अब एकमात्र सहारा है मेरी आगे जीवन जीने का। जो जीवन से थक चुका है, ऊब चुका है, बाकी का जीवन बिताने के लिए अब उसी प्रेयसी की यादें संबल बनी हुई है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी इस कंथा को। सीवन मतलब गुदड़ी। आत्मकथा लिखेंगे तो सारी अंदर की चीजें बाहर आ जाएंगी, सारी अंदर की चीजों को खोलकर उनको लिखना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं कि सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा को। जैसे गुदड़ी के अंदर फटे चिटे कपड़े हैं, उसको अंदर सब करके उसकी सिलाई कर दी जाती है ताकि बाहर से दिखे नहीं। तो वैसे ही कवि का जीवन है। अंदर उसके मन के अंदर क्या है, दुख है, कष्ट है, परेशानी है, आर्थिक विपन्नता है और मौत का तांडव है। उसकी सिलाई खोल के मेरे मन के अंदर छुपे जो दुख, दर्द, कथा, व्यथा है, उस दुख को क्यों तुम देखना चाहते हो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। मेरा तो जीवन भी छोटा है और उस छोटे जीवन में दुख, कठिनाई, परेशानी, अभाव ही रहा है। तो मैं अपने छोटे से जीवन की महान कथाएं, बड़ी बड़ी कथाएं किस तरह से लिखूं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। इससे अच्छा तो ये होता अपनी वेदना, कष्ट अपने मन के अंदर ही रखता और दूसरों की आत्मकथा सुनता और मौन रहता। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भूली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मेरी आत्मकथा में, मेरी जीवन कथा में कोई महान गाथा, गौरव गाथा है नहीं। तो इस सीधा सरल भूली जीवन की आत्मा की कथा सुनकर तुम आखिर क्या करोगे। और अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मेरे जीवन में तो कष्ट ही कष्ट रहा। जैसे मेरा जीवन चलता रहा वैसे भी कष्ट ही मेरे जीवन के साथ ही मेरे साथ साथ चलता रहा और वो भी मेरे साथ साथ चल के अब थक के सो गया है, शांत हो गया है। मतलब मैंने अपने मन में एक जगह दबा के रख दिया है और मैं नहीं चाहता कि अपनी सोई हुई, थकी हुई, हृदय में दबी हुई उस आत्मकथा की, जो कि व्यथा भरी है कथा है, उसको कुदेरूं और सबके सामने रखूं। तो यही हुआ ये प्रसाद जी का आत्मकथ्य। इसमें कठिन शब्द का अर्थ देख लीजिए। अरुण कपोलो लाल गाल, मतवाली मतलब मतवाली, मदमस्त करने वाली, अनुरागनी उषा, प्रेम भरी भोर, स्मृत पाथे, संबल, यादों का, पाथे मतलब होता है सहारा, संबल यादों का सहारा, पंथा मतलब रास्ता, राह, कंथा मतलब अंतर मन की गुदड़ी, कथड़ी, गुदड़ी कथड़ी, अंतर मन की गुदड़ी, पथिक मतलब यात्री, सीवन मतलब सिलाई। प्रसाद जी जो ये आत्मकथ्य लिखे हैं, इसमें जो कठिनाइयाँ थी, जो दुख दर्द था, वो इसमें व्यक्त हुआ है। विशेष इसका देखिए अनुप्रास अलंकार है, पाथे में रूपक अलंकार है और इसमें प्रश्न अलंकार की भी सुंदर छटा दिखाई देती है। तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग है। कवि ने काफी अच्छे बिंबों का प्रयोग किया है। इसकी भाषा कोमल है, सरल है, जीवन का यथार्थ है इस तथ्य में। इसी के साथ आज का यह प्रसाद जी का आत्मकथ्य समाप्त हुआ। आशा है आप समझ गए होंगे। अगले वीडियो में फिर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।